नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज देख रहे हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट पर हम चर्चा आज करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, अब प्रश्न उठता है कि जब पारित हुआ तो यहाँ गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री थे। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि समझें। रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे आप जानते हैं, बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद के संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई। लॉर्ड क्लाइव ने वहां पर द्वैध शासन प्रणाली चलाई और उसी द्वैध शासन प्रणाली के माध्यम से ही बंगाल में एक लूट का सिलसिला प्रारंभ हो गया। निरंतर लूट यहां से होता रहा, अकाल पड़ते रहे, महामारी आती रही। इस लूट घसोट के चलते यहाँ पर काफी अव्यवस्था फैलने लगी। इसके अतिरिक्त भारत में अव्यवस्था फैलने के एक महत्वपूर्ण कारण और था, कंपनी द्वारा भारतीयों के मामले में हस्तक्षेप। ऐसी स्थिति में कंपनी ऋणग्रस्तता के स्तर पर चली गई, किंतु यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो नवाब की श्रेणी में आ गए और यहाँ अतिशय वो धन लूटना प्रारंभ कर दिए। ऐसी स्थिति में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से कुछ ऋण मांगे और जो 4 लाख पाउंड वार्षिक किराया कंपनी द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ब्रिटेन सरकार को देना होता था, उसमें भी छूट मांगी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने या लॉर्ड नॉर्थ ने 2 समितियां गठित की, एक प्रवर समिति और एक गुप्त समिति। प्रवर समिति के चेयरपर्सन लॉर्ड बर्गायन रहे। उन्होंने सिफारिश की कि ऋण की जरूरत है, तो 14 लाख पाउंड का ऋण 4% पर कंपनी को दिया गया। एक तो सुधार ये किया गया और दूसरा सुधार किया गया रेगुलेटिंग एक्ट। अर्थात 2 प्रकार की बातें वहां उभर के सामने आई। एक, कंपनी के गृह सरकार में परिवर्तन किया गया और दूसरे, कंपनी के भारत के सरकार में परिवर्तन किया गया। अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 2 प्रकार के सुधार की जरूरत पड़ी। गृह सरकार में क्या परिवर्तन हुआ? जैसे आप जानते हैं कि कंपनी का शासन चलाने के लिए ब्रिटेन में 24 सदस्यीय एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था। उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स करता था। इन 24 सदस्यों में ध्यान देने की जरूरत है, क्या परिवर्तन है? 24 सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता था। यही अध्यक्ष जो है यहाँ गृह सरकार में यह इसका कंपनी का सीईओ होता था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था। ठीक है। अब इसके अतिरिक्त जो पहले इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष होता था, इनके कार्यकाल में वृद्धि करके यह कार्यकाल 4 वर्ष का कर दिया गया और हर वर्ष 25% कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिटायर होंगे। और इन्हीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों का चयन कहां से होता था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ध्यान रखेंगे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो है इनका चयन करते थे। पहले इनकी चयन की कुछ शर्तें होती थी। पहले शर्त यह होती थी कि 500 पाउंड वार्षिक ऋण देने वाला, वार्षिक टैक्स देने वाला व्यक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों का चयन कर पाएगा। लेकिन अब इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसमें परिवर्तन कर दिया गया कि 1000 वार्षिक, 1 साल पहले 1000 वार्षिक पाउंड कर देने दाता जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन कर पाएगा। एक तो परिवर्तन यह हुआ। जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वो भारत में है। महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत में किए गए वो 4 परिवर्तन हैं। इन्हीं चारों परिवर्तनों से आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं।
इसी से आप प्री के भी प्रश्न बना सकते हैं और मेंस के भी प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम आपसे एक विशेष निवेदन और आग्रह करना चाहेंगे। जो हमारे इस चैनल पर नए हमारे व्यूअर होंगे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑल पर दबाएंगे ताकि कोई भी पठन पाठन संबंधी सूचनाएं हों आप तक सहज रूप से पहुंचे। कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक कमेंट कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है वो आप भली भांति समझ रहे हैं। प्लीज स्किप करके मत देखिएगा, कम से कम 2-3 मिनट वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतर प्रदर्शन करते रहें। आइए देखते हैं भारत सरकार में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या परिवर्तन किए गए। 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और उन्हीं चारों परिवर्तनों से प्रश्न बनते हैं। पहला तो इन परिवर्तनों को समझने के पहले अभी तक हमने जितना पढ़ाया है उसमें से देखें कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके यहाँ कौन सा प्रश्न बनता है। प्रारंभिक परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट जैसे आप देख रहे हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल था। फिर तीसरा प्रश्न बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद प्रश्न कौन से बनते हैं, भारत सरकार में जो 4 परिवर्तन हुए इन चारों परिवर्तनों से प्रश्न बनते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सॉरी। अब जैसे आप देखते हैं कि जब कंपनी ने भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करवाया तो 3 प्रेसिडेंसी थे। ये प्रेसिडेंसी बंगाल था, दूसरा बंबई और तीसरा प्रेसिडेंसी मद्रास था। ये 3 प्रेसिडेंसी थे। ये तीनों प्रेसिडेंसी आपस में मिले नहीं हुए थे, पूरक नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र थे। सारे निर्णय यहाँ के गवर्नर जनरल सारे निर्णय अपने आप में स्वतः लिया करते थे, किसी का आधिपत्य किसी पर नहीं था। और ऐसी स्थिति में, समन्वय के अभाव की स्थिति में यहाँ विषमता, यहाँ मतभेद होता था, टकराव होता था और इसमें सामंजस्य स्थापित न हो पाने की वजह से ये जगह जगह पर कंपनी की सरकारें पराजित भी होती थी। ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई। ध्यान दें, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है इसकी सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई, अर्थात बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी अब इसके अधीन कर दिए गए। न तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी अलग रूप से, स्वतंत्र रूप से युद्ध का निर्णय नहीं ले सकते। जैसे आपने देखा था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बंबई प्रेसिडेंसी का कर्नल कीटिंग ने स्वतः निर्णय लिया हुआ था, तो बंबई प्रेसिडेंसी के कर्नल कीटिंग ने निर्णय लिया हुआ था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के वारेन हेस्टिंग्स ने इसको रद्द कर दिया था। ऐसा आपने देखा हुआ था, ये समन्वय का अभाव ही दिखा था। तो आपने क्या देखा कि बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रभुत्व बंबई और मद्रास पर स्थापित कर दिया गया। और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि बंगाल का गवर्नर, ध्यान रखेंगे, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ध्यान रखिएगा। और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना, जो पहले यहाँ गवर्नर बन के आप देखे होंगे। और इनकी सहायता के लिए ध्यान रखिएगा, इन गवर्नर जनरल अर्थात वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल का भी निर्माण किया गया, स्थापना की गई और बहुमत के आधार पर इसमें निर्णय होता था। इनका चयन, ध्यान रखेंगे, इनका चयन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री करता था। ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री करता था प्रारंभ में। ठीक है, तो इसमें 4 सदस्य थे। इन 4 सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता था। दोनों बातें महत्वपूर्ण है, 4 सदस्य 5 वर्षीय कार्यकाल, जिसमें बारबेल, फिलिप फ्रांसिस, मनसन और क्लेवरिंग थे और इनका चीफ वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स इनके अध्यक्ष, काउंसिल के अध्यक्ष थे। जब मत बराबर होते थे तो ऐसी स्थिति में वारेन हेस्टिंग्स वीटो का प्रयोग करते थे। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि जब इन चारों सदस्य, इस काउंसिल का निर्माण किया गया तो बारबेल जो काउंसिल का सदस्य था, जो वारेन हेस्टिंग्स का समर्थक था, ये भारत में था। शेष अन्य 3 सदस्य इंग्लैंड थे, इंग्लैंड से बाद में आए। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, यहां से प्रश्न बनेगा कि
जब गवर्नर जनरल के काउंसिल का निर्माण किया गया, एक मंडल का निर्माण किया गया, तो उस मंडल के का कौन सा सदस्य उस समय भारत में मौजूद था? तो बारबेल भारत में मौजूद था, ध्यान रखिएगा। और बारबेल भारत में मौजूद था और वारेन हेस्टिंग्स की गतिविधियों से अवगत था। फलतः बारबेल जो है वारेन हेस्टिंग्स का ब्लाइंड समर्थक था। फिर वही फिलिप फ्रांसिस की बात आती है। फिलिप फ्रांसिस वारेन हेस्टिंग्स का धुर विरोधी था और एक द्वंद्व युद्ध में वारेन हेस्टिंग्स की गोली से फिलिप फ्रांसिस घायल हुआ था। यह आप जानते हैं, और नहीं जानते तो हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो समर्थक कौन था? बारबेल था। विरोधी कौन था? फिलिप फ्रांसिस धुर विरोधी था। और मानसन और क्लेवरिंग से भी वारेन हेस्टिंग्स की नहीं पड़ती थी, ध्यान देने की जरूरत है। ये 4 सदस्य, इनमें आपको क्या देखना है? चारों सदस्यों का नाम देखना है, कौन समर्थक था, कौन विरोधी था, ये देखने। अध्यक्ष, इनका कार्यकाल, ठीक है। इसके बाद एक अगला रेगुलेटिंग एक्ट में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई और इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ध्यान देंगे, इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कलकत्ता के समस्त अंग्रेजी और भारतीय नागरिक आते थे। कलकत्ता काउंसिल के बाहर, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के बाहर के भी निर्णय इसमें सुने जा सकते थे, जब दोनों पक्ष इस पर समर्थक हों कि मेरा मुकदमा फला जगह पे सुना जाए। और यह सुप्रीम कोर्ट सिविल मामला, दीवानी मामला, इसके अलावा फौजदारी के साथ साथ धार्मिक और नौसैनिक मामले भी देखा करता था। अब प्रश्न उठता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय कौन थे? चीफ जस्टिस एलिजा एम्फे थे। खूब पूछा जाता है, चीफ जस्टिस एलिजा एम्फे थे, पूछा जाता है। और सहायक में 3 अन्य जो इसके सहायक थे, चैम्बर, लिमिस्टर और हायर्ड थे। चैम्बर, लिमिस्टर और हायर्ड थे। इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट किया करता था। ये महत्वपूर्ण 3 बातें। फिर चौथी महत्वपूर्ण बात ये थी, जिसके आधार पर, जिस बुनियाद पर रेगुलेटिंग एक्ट का गठन हुआ था, अर्थात भ्रष्टाचार, लूट खसोट के कारण कंपनी गर्त में चली जा रही थी। ऐसी स्थिति में एक और नियम बनाया गया कि कंपनी का कोई भी सेवक किसी भी प्रकार से किसी से कोई घूस या उपहार नहीं लेगा। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इसे समझे होंगे। और इसके अतिरिक्त चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, प्रश्न इसके अतिरिक्त नहीं बनेगा। आप जानते हैं मेंस में 100 शब्द का प्रश्न आएगा, तो 100 शब्द में 10 पॉइंट आप बड़े आराम से लिख सकते हैं और आप पूरा इसको कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसके बाहर कुछ नहीं होगा। आप लोग हमारे इस चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, यह हमारा आपसे निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद।